नमस्कार दोस्तों, सीआरपीसी 1973 के लेक्चर नंबर 14 में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट इस चीज़ के बारे में जानेंगे। इस चीज़ के बारे में आपको, इस टॉपिक के बारे में आपको सेक्शन 41A, B, C और D ऑफ द सीआरपीसी इसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें कॉमन इंट्रोडक्शन देखना है। सीआरपीसी के किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आप ये कॉमन इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। मेरे पिछले लेक्चर्स में मैं ये इंट्रोडक्शन कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिलहाल आप लोग इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद में व्हाट इज़ अरेस्ट, मेरे पिछले 2 लेक्चर्स में अरेस्ट का टॉपिक मैंने कई बार आपको एक्सप्लेन किया है। फिलहाल आप लोग इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि अरेस्ट क्या है। अरेस्ट का आसान शब्दों में मतलब है गिरफ्तार कर दिए जाना। अरेस्ट का मतलब है एक इंसान को स्टेट की कस्टडी में डाल देना। यहाँ पर स्टेट से मेरा मतलब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट कैन बी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और एनी अदर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्टेट एजेंसीज एंड सेंट्रल एजेंसीज कैन अरेस्ट अ पर्सन। अरेस्ट जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, अरेस्ट विथ वारंट, अरेस्ट विदाउट वारंट। अरेस्ट विथ वारंट ये एक लॉफुल प्रोसीजर है। सीआरपीसी के अंदर इसका डिटेल में प्रोसीजर मेंशन्ड है। और अरेस्ट विदाउट वारंट सेक्शन 41 से लेकर सेक्शन 44 तक इस चीज़ के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। स्पेशली सेक्शन 41 अरेस्ट विदाउट वारंट ये पुलिस की एक डिस्क्रिशनरी पावर है कि 9 सिचुएशंस के अंदर, जो कि सेक्शन 41 के अंदर लिस्टेड है, अगर कोई इंसान इन 9 सिचुएशंस के अंदर आता है तो पुलिस उसे बगैर किसी वारंट के अरेस्ट कर सकती है। इतना इंट्रोडक्शन आपके लिए काफ़ी होगा। अभी हम लोग अरेस्ट का प्रोसीजर समझना शुरू करते हैं। इमेजिन करिए मिस्टर ए नाम के बंदे को पुलिस को अरेस्ट करना है, तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ उसे अरेस्ट करने के लिए एक अरेस्ट वारंट होना कंपलसरी है। अरेस्ट वारंट का मतलब क्या है? किसी जज ने या फिर मैजिस्ट्रेट ने एक इंसान को अरेस्ट करने के लिए निकाली गई ऑर्डर। अगर अरेस्ट वारंट के बगैर पुलिस जाती है देन दैट इज इल्लीगल अरेस्ट, अनलेस एंड अनटिल उस इंसान ने, यानी जिसे अरेस्ट करने पुलिस जा रही है, सेक्शन 41 के अंदर मौजूद 9 सर्कमस्टांसेस में से कोई एक सर्कमस्टांसेस वो इंसान अगर सेटिस्फाई करता है देन दैट अरेस्ट इज नॉट इल्लीगल। अदरवाइज अरेस्ट वारंट के बगैर किसी इंसान को अरेस्ट करना इज इल्लीगल अरेस्ट। तो इमेजिन करिए मिस्टर ए नाम के बंदे के खिलाफ कोई कंप्लेंट रजिस्टर्ड है और पुलिस ने पूछताछ के लिए या फिर किसी और चीज के लिए उसे अरेस्ट करने का सोच लिया, लेकिन अरेस्ट वारंट ना होने की वजह से पुलिस के पास कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है। तो पुलिस को सबसे पहले उस इंसान को जिसे वो अरेस्ट करना चाहते हैं उसे एक नोटिस ऑफ अपीयरेंस देना पड़ेगा। पुलिस उसे ये फोन करके नहीं कह सकती कि चौकीत या चौकशीसाठी बोलावले या फिर चौकी पे आ जाओ, तुम्हारी पूछताछ करनी है। ये फोन पर बुलाना गैर कानूनी है। जिस इंसान को आप अरेस्ट करना चाहते हो लेकिन अरेस्ट वारंट नहीं है, उसे बाकायदा एक नोटिस ऑफ अपीयरेंस देना चाहिए ताकि वो इंसान कोऑपरेट करे। आपके स्क्रीन पर नोटिस ऑफ अपीयरेंस का एक रियल और एग्जिस्टिंग फॉर्मेट मौजूद है। ये मैंने इंटरनेट से लिया है। यहाँ पर आप नोटिस ऑफ अपीयरेंस का फॉर्मेट देख सकते हैं। अभी हम लोग बेयर एक्ट की लैंग्वेज को देखते हैं। इफ द अरेस्ट ऑफ द पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड एज पर सेक्शन 41 subsection 1, that is no arrest warrant has been issued against a person but a reasonable complaint or credible information has been received against a person or there is a reasonable suspicion exists against that person, then police officer shall issue a notice of appearance to such person। मतलब मिस्टर ए के खिलाफ कोई वारंट तो नहीं है लेकिन एक रीजनेबल कंप्लेंट है जिसकी पूछताछ करना जरूरी है, तो अरेस्ट वारंट के बदले पहली स्टेप होगी नोटिस ऑफ अपीयरेंस भेजना। After the receipt of notice of appearance, it shall be the duty of the person to comply with the terms of the notice। Notice of appearance के अंदर जनरली क्या होता है, आप पिछले स्लाइड में देख सकते हैं। आपको ये नोटिस मिलने के 3 दिनों के भीतर भीतर वर्किंग आवर्स में पुलिस स्टेशन में आना है। ये एक नॉर्मल कंडीशन होती है। तो इस कंडीशन को, जिस इंसान को नोटिस ऑफ अपीयरेंस मिलती है, उसे कंप्लाई करना कंपलसरी है।
अगर वो इंसान नहीं आता, then the police has a power to arrest that person. Where such person complies and continues to comply with that notice, he shall not be arrested in respect of the offense mentioned. And even if he is arrested, the police officer will have to record the reasons in writing for the same. Generally, अगर किसी इंसान को नोटिस ऑफ अपीयरेंस मिलती है और वो इंसान उस नोटिस ऑफ अपीयरेंस को टाइम टू टाइम ऑनर करता रहता है, यानी पुलिस स्टेशन में आता रहता है, तो उस इंसान को अरेस्ट नहीं किया जाता. लेकिन अगर किसी पुलिस ने ऐसा सोच लिया कि हम अपनी पावर को थोड़ा एक्सीड करेंगे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस के चलते उस इंसान को अरेस्ट करना ज़रूरी है, तो उस अरेस्ट के रीजंस पुलिस को रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, जो आगे चलकर एग्जिबिट बनेंगे और कोर्ट के अंदर जाएंगे. सेक्शन 41 सबसेक्शन 4, इफ अ पर्सन फेल्स टू कंप्लाई विद द नोटिस ऑफ अपीयरेंस, then the police may arrest the person subject to the orders of the competent courts in that regard. कोर्ट के जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करते हुए अगर किसी इंसान ने नोटिस ऑफ अपीयरेंस को ऑनर करने से यानी फुलफिल करने से मना कर दिया, तो पुलिस के पास ये पावर है कि उस इंसान को अरेस्ट करने के लिए स्टेप्स उठा दिए जाए. ये हो गया सेक्शन 41 सबसेक्शन ए. अगर किसी इंसान के खिलाफ अरेस्ट वारंट नहीं होगा तो अभी इमेजिन करिए आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है, यानी मिस्टर ए नाम के बंदे के खिलाफ अरेस्ट वारंट है और पुलिस उसका दरवाजा खटखटाती है. तो अभी उसका प्रोसीजर क्या है? सेक्शन 41 सबसेक्शन बी, प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑफिसर मेकिंग द अरेस्ट. किसी भी अक्यूज्ड के ये राइट्स है. एवरी पुलिस ऑफिसर व्हाइल मेकिंग एन अरेस्ट शैल वेयर अ प्रॉपर यूनिफॉर्म फॉर हिज इजी आइडेंटिफिकेशन. बी, prepare an arrest memo which shall be attested by at least one family member of the accused or a respectable member of the locality. Arrest memo shall be signed by the person being arrested and inform the person arrested that he has a right to have a relative or a friend named by him to be informed of his arrest. कोई भी इंसान मिस्टर ए को अगर अरेस्ट करने को आता है तो जो भी इंसान उसे अरेस्ट करने जा रहा है उसे सबसे पहले तो प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना होगा. मतलब अगर सिविल ड्रेस में कोई पुलिस वाला आया और अपना आइडेंटिटी कार्ड भी दिखाया तो भी ही इज नॉट एम्पावर्ड टू अरेस्ट द पर्सन. ही शुड वेयर अ प्रॉपर यूनिफॉर्म फॉर हिज इजी आइडेंटिफिकेशन. ये जो पहला गाइडलाइन है वो आपको डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, इसके अंदर भी मिलेगा. दूसरा गाइडलाइन, प्रिपेयर एन अरेस्ट मेमो विच शैल बी अटेस्टेड बाय वन फैमिली मेंबर ऑफ द अक्यूज. अरेस्ट मेमो मतलब अरेस्ट करने के लिए कौन आ रहा है, मतलब कौन सा पुलिस ऑफिसर आ रहा है, कौन से पुलिस स्टेशन से आ रहा है, साथ में कौन सा स्टाफ है, किस ऑफेंस के अगेंस्ट आपको अरेस्ट किया जा रहा है, ये सारी डिटेल्स अरेस्ट मेमो के अंदर मौजूद है. अगली स्लाइड में अरेस्ट मेमो के डिटेल्स भी मैंने आपको दिए हैं. लेकिन उस अरेस्ट मेमो को जिस इंसान को आप अरेस्ट करने जा रहे हो यानी मिस्टर ए के किसी फैमिली मेंबर को अटेस्ट करना होगा. मतलब अरेस्ट मेमो के ऊपर मिस्टर ए का कोई फैमिली मेंबर अगर होगा तो वो सिग्नेचर करेगा. अगर फैमिली मेंबर नहीं होगा तो उस लोकेलिटी का कोई रिस्पेक्टेबल मेंबर साइन करेगा. आपने अजय देवगन की रेड पिक्चर देखी होगी, तो इसके अंदर जो स्कूल का टीचर और हेडमास्टर, इन लोगों को सिग्नेचर करने के लिए बुलाया जाता है ऑन द अरेस्ट मेमो. इसके बाद में अरेस्ट मेमो शैल बी साइन बाय द पर्सन बीइंग अरेस्टेड, यानी मिस्टर ए का फैमिली मेंबर, एरिया का कोई रिस्पेक्टेड इंसान और खुद मिस्टर ए के सिग्नेचर उस अरेस्ट मेमो पर लिए जाएंगे. इसके बाद में पुलिस को मिस्टर ए को ये बताना होगा कि आपको कौन कौन से राइट है. उसमें से एक सीआरपीसी के अंदर एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है, अगर आपको अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं तो आपको अपने रिलेटिव को, फ्रेंड को या फिर जो भी इंसान आपके पसंदीदार हो या फिर जो भी इंसान आपको बचा सके, ऐसे इंसान को अपने अरेस्ट के बारे में जानकारी देने का अधिकार आपको है. इसके बाद में अरेस्ट मेमो शैल कंटेन, ये मैंने अपनी ओन वर्ड्स में इंफॉर्मेशन दी है, सीआरपीसी के बेयर एक्ट के अंदर आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन दिस इज जनरली अ कॉमन सेंस इंफॉर्मेशन. अरेस्ट मेमो शैल कंटेन नेम ऑफ द अक्यूज्ड और अ पर्सन बीइंग अरेस्टेड, उसकी उम्र, उसका एड्रेस, डेट ऑफ द अरेस्ट, टाइम ऑफ द अरेस्ट, प्लेस ऑफ द अरेस्ट, नेम ऑफ द पुलिस स्टेशन, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द ऑफिसर अरेस्टिंग,
names and signatures of the witnesses, name of the court where accused will be produced and date of production of accused. ये जनरली बाद में भरे जाते हैं, मतलब कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के हिसाब से नियरेस्ट कोर्ट कौन सा है और किस कोर्ट के अंदर उसे प्रोड्यूस किया जाएगा अक्यूज्ड को, उसके भी डिटेल लिखे जाएंगे और जिस दिन कोर्ट के अंदर पेशी होगी वो डेट भी अरेस्ट मेमो में बाद में भर दी जाती है. तो ये डिटेल्स है अरेस्ट मेमो के. सेक्शन 41 सबसेक्शन सी, कंट्रोल रूम एट द डिस्ट्रिक्ट. द स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश अ पुलिस कंट्रोल रूम इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड एट स्टेट लेवल. मतलब स्टेट गवर्नमेंट की ये ड्यूटी होगी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में, मतलब हर एक जिले में और राज्य में एक पुलिस कंट्रोल रूम लगा दी जाए. द स्टेट गवर्नमेंट शैल ऑल्सो डिस्प्ले अ नोटिस बोर्ड आउटसाइड द पुलिस कंट्रोल रूम एट डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेटिंग द नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द पर्सन अरेस्टेड एंड द नेम्स एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पुलिस ऑफिसर हु मेड द अरेस्ट. हर एक जिले के अंदर जो पुलिस कंट्रोल रूम है वहां पर एक नोटिस बोर्ड लगा दिया जाएगा कि जिले के अंदर टोटल कितने अरेस्ट हुए और किस पुलिस स्टेशन ने कितने अरेस्ट किए. हर एक कंट्रोल रूम के अंदर एक रजिस्टर रखा जाता है कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर किस किस इंसान को किस पुलिस वाले ने कौन से पुलिस स्टेशन में अरेस्ट किया है और उस इंसान को नियरेस्ट कोर्ट में कहाँ प्रोड्यूस किया है. इनका एक रजिस्टर हर एक डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में रखा जाता है. इसके बाद में द कंट्रोल रूम एट द स्टेट लेवल shall time to time collect information from the district control room and maintain a database. मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट का जो कंट्रोल रूम है वो एक रजिस्टर मेंटेन करेगा और सारे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम का डेटा इकट्ठा करके स्टेट के अंदर एक डेटाबेस बनाने का काम कर दिया जाएगा. जब भी कोई इंसान इंफॉर्मेशन मांगेगा वाया एन RTI और अदर मीन्स, उस इंसान को उस डेटाबेस में से वो इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी. Section 41 subsection D, right of the arrested person to meet an advocate. When any person is arrested and interrogated by the police, he shall be entitled to meet an advocate of his choice during the interrogation, though not throughout the interrogation. मतलब जब भी आपको या फिर मिस्टर ए को अरेस्ट कर दिया जाएगा, कस्टडी के अंदर डाला जाएगा और इंटरोगेशन आपसे की जाएगी, तो आपको फॉर अ लिमिटेड टाइम अपने एडवोकेट से मिलने का, एडवाइस लेने का अधिकार है. बेशक उस वकील को यानी आपके एडवोकेट को पूरा टाइम वहां पर प्रेजेंट रहने का अधिकार नहीं है, लेकिन एक रीजनेबल टाइम आप एडवोकेट से मिल सकते हो, सलाह ले सकते हो और ये आपका अधिकार CRPC के अंदर एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है. इन सारे अधिकारों के बारे में आपको DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल इस लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के अंदर इंफॉर्मेशन मिलेगी. और अरेस्ट का टॉपिक स्टडी करने के लिए हमें DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल इसकी गाइडलाइंस को डिटेल में एक्सप्लेन करना भी जरूरी है. हम लोग आने वाले लेक्चर्स में उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे. फिलहाल हम लोग यहाँ पर रुकते हैं. दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. थैंक यू सो मच. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल.